हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइज उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गाइज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं BHIC 144 बुक की 5वीं इकाई के बारे में। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो से पहले हमारी 4 इकाइयाँ चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं 5वीं इकाई, जिसमें हम जानेंगे अभिलेख और प्रशस्तियों के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे रहने वाले हैं वो हैं अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख के प्रकारों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख जो हमें इतिहास से मिलते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के जान लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हम इस इकाई में क्या करने वाले हैं। तो जान लेते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले अभिलेख इतिहास के पुनर्निर्माण, विशेषकर कि प्रारंभिक भारत की राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए सर्वाधिक मूल्यवान स्रोत रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के बारे में। परंतु हम इस इकाई में देखेंगे कि कौन कौन से वे ऐतिहासिक महत्व हैं जिनसे हमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रवेश में झांकने की मदद मिलती है। चलिए गाइस शुरुआत कर लेते हैं अभिलेखों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख वो शब्द होते हैं जिन्हें किसी ठोस सतह पर उत्कीर्ण कर दिया हो। उदाहरण के लिए मोहरे, ताम्रपत्र, मंदिर की दीवारें, धातु, लकड़ी के पट्टों, कब्रों के स्मारक पत्थरों के पास और खंभों, चट्टानों की सतह, ईंटों, मूर्तियों आदि पर कोई भी लेखन अभिलेख कहलाता है। जो किसी कठोर सतह पर लिखा गया लेख हो वो अभिलेख कहलाएगा। एक पाठ्य लेख होता है जिसे हम साहित्यिक शैली के साक्ष्य से काफी करीब होते हैं। साथ ही साथ एक पुरातात्विक कलाकृति भी है जो उस समय के भौतिक संस्कृति का एक हिस्सा रही थी। अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण, प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत हैं इतिहास को जानने के लिए। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि, उनकी बनावट का अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। अभिलेख साहित्यिक पाठ से भिन्न होता है, जैसा कि प्रस्तावना में संक्षेप में बताया गया है। साहित्य पाठ स्रोतों की तरह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और उनकी अपेक्षाकृत यह सरल, सीधी, ठोस और अधिक जानकारी प्रदान करता है। हम देखेंगे कि ऐसे स्थलों के उदाहरण भी मौजूद हैं जहां पहले से उत्कीर्ण अभिलेखों के स्थल या सतह पर परिवर्तित अभिलेखों को उत्कीर्ण किया गया है, लेकिन अभिलेखों में बदलाव नहीं होते हैं। हम उसे वर्तमान में उस रूप में देखते हैं, लगभग एक तैयार रूप में देखते हैं जैसा कि भारत के अतीत में हुआ होगा। उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। कुछ नरम सामग्रियां होती हैं जैसे कि भोजपत्र, ताड़पत्र आदि पर लिखे गए ग्रंथ। अक्सर नकल उतारने की आवश्यकता होती है क्योंकि पुरानी पांडुलिपियां समय के साथ भंग और नष्ट हो जाती हैं। नकल करने, व्यवस्थित रूप से मिलाने और पुनर्रचना के दौरान उसमें अंतर्वेशन हुआ है। यहाँ तक कि परिवर्तन एवं जुड़ाव भी हुआ है, जबकि ऐसा अभिलेखों के मामले में नहीं होता है। अभिलेख वैसे के वैसे होते हैं जैसा उन्हें बनाया गया था। इनकी लिपि के अक्षरों की बनावट हम इनका मोटा तौर पर काल निर्धारण करने में सक्षम बनाती है। इसके प्रत्येक अक्षर में आने वाले सदियों में संशोधन होते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि क्षेत्रीय संस्थानीय भाषाओं की भारतीय लिपियों का विकास हुआ। हम इस इकाई के बाद के एक भाग में अभिलेखों की भाषा में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। अभिलेख पुराण एवं महाकाव्य जैसे ग्रंथों में व्याप्त संदिग्धता से भी मुक्त हैं। निश्चय एवं स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है, हमें इनसे बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। कभी कभी यह एक साहित्य स्रोत में दी गई जानकारी की पुष्टि एवं समर्थन भी करता है। साहित्य स्रोत से अलग एक बिंदु यह भी है कि अभिलेख महाकाव्यों और पुराणों, जो एक दैवीय रूप से लिखित होने का दावा करते हैं, इसके विपरीत अपनी रचनाओं के स्रोत के बारे में अधिक स्पष्ट होते हैं। एक और अंतर यह भी है कि अभिलेखों की पहुंच अधिक रही होगी क्योंकि उन्हें इन अभिलेखों के स्थल पर साहित्यिक ग्रंथों तक पहुंचने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा
लोगों द्वारा पढ़ा या सुना जा सकता है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा लिपि में हैं, आज भी नए पढ़े जा सकते हैं। उसी कारण हम हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों पर प्रचुर मात्रा में मोहरे, उन पर उत्कीर्ण किए गए सांकेतिक चिन्ह के रूप में हम उनको पहचान सकते हैं। ये 400 से भी ज़्यादा हमें अक्षर ऐसे मिले हैं जिन्हें हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसके अलावा अगर हम लेखों के प्रकारों की बात करें तो लेखों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कुछ के बारे में। शासनकर्ता राजाओं के राजकीय आदेश। ये अभिलेख सत्ता शक्ति के आधार रखने वाले विचारों, मतों, घोषणाओं को व्यक्त करने के लिए बनाए गए होंगे। इनका प्रचार, फैलाव शासन रूढ़ राजा के शासन क्षेत्र के संकेत के रूप में माना जाता था, जैसा कि अशोक के अभिलेखों में हमें दिखाई देता है। इस तरह सौराष्ट्र पर रुद्रादमन द्वारा प्रभुत्व जूनागढ़ अभिलेख में हमें स्पष्ट दिखता है। एक अभिलेखित आदेश जनहित में जारी किए गए कानून की घोषणा भी हो सकता है, जिन्हें लेखकों द्वारा निर्देशित किया जाता था, जो सीधे शासक द्वारा उसकी राजकीय घोषणा के बारे में बोलकर लिखाया जाता था। उनके अभीष्ट श्रोताओं में राज दरबार स्वाभाविक रूप से शामिल होता था। ऐसे स्थलों का चयन किया जाता था जहां पर लोगों की बड़ी सभाएं हो सकें। ये अभिलेख ऐसे ही स्थानों पर चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, परंतु हम इन्हें अखंड स्तंभ पर भी पाते हैं और अशोक के स्तंभ में उनकी आज्ञाओं के साथ उत्कृष्ट रूप में गढ़े गए शीर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हम अशोक के अभिलेखों का थोड़े विस्तार से अध्ययन अगले भाग में करेंगे, यानी कि थोड़ी देर बाद करेंगे। इससे पहले हम अभिलेखों के प्रकार के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम अशोक के अभिलेखों की चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर पे आता है विजय शासन, प्रतिष्ठा शासन या फिर प्रशस्तियों के रूप में अभिलेख होते थे। इस प्रकार के अभिलेख राजाओं के विवरण और स्तुतियों के महिमा मंडन से संबंधित थे। यह अभिलेख उनके संरक्षकों और संरक्षकों की उपलब्धियों की सराहना करते थे। इसमें शक, क्षत्रप, कुषाण, सहस्त्राताओं के अभिलेख 2 या 3 पीढ़ियों से भारतीय नामों को अपनाते थे। ये अभिलेख उन्हें सामाजिक और धार्मिक कल्याण में संलग्न दर्शाते हैं, और ये हमें इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज नहीं की गई थी तो शक्तिशाली गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त अज्ञात और भारतीय इतिहास के पृष्ठों में गायब ही रहता। यानी कि जो शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त थे, जो कि भारत के बहुत ही शक्तिशाली नेपोलियन के समान कहा जाता है, जिनको नेपोलियन से 1000 साल बाद हुए, तो नेपोलियन को फ्रांसीसी समुद्रगुप्त कहा जाता है। इतने महान सम्राट को हम खो देते अगर ये स्तंभ लेख नहीं खोजे गए होते, इलाहाबाद का स्तंभ लेख नहीं खोजा गया होता। अधिकांश गुप्त अभिलेखों में कालक्रम का वर्णन मिलता है। यह बाद के राजवंशों द्वारा अपनाई गई प्रथा बन गई। गुप्त अभिलेख अपने पूर्ववर्तियों की गतिविधियों का वर्णन भी प्रस्तुत करते हैं। चाणक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय के बारे में, उसकी वंशावली के बारे में, हमें उनकी उपलब्धियों के बारे में भी सूचीबद्ध करते हैं। ये शिलालेख जो कर्नाटक में हमें मिले हैं, एलोहा शिलालेख से हमें चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय की सभी जानकारियां मिल जाती हैं लगभग। इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में अनेक पुरातत्वीय उपलब्धियों का वर्णन हमें मिल जाता है। साम्राज्यवादी प्रतिहारों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं ये अभिलेख। देवापर के सेन वंश के शासक विजयसेन की प्रशस्ति एक चट्टान पर उत्कीर्ण प्राप्त मिलती है, जिससे हमें उनकी राजवंश की जानकारी मिलती है। प्रशस्तियों की एक अन्य श्रेणियों में राजाओं या फिर उनके अधीनस्थों द्वारा बांध, जलाशय, तालाब, कुआं, भोजन गृह, विश्राम गृह आदि अन्य धर्मार्थ और पुण्यात्मक कार्यों के निर्माण की जानकारी भी हमें मिलती है। रुद्रादमन के जूनागढ़ शिलालेख के बारे में हम इस इकाई में विस्तार में अध्ययन करेंगे आगे। इस तरह की प्रशस्तियों का एक आद्य रूप जो सुदर्शन झील के निर्माण और इसकी नियमित रूप से की गई मरम्मतों को दर्ज करता है। इसके अलावा हम
अभिलेखों के अन्य विविध प्रकार भी पाते हैं, जैसा कि नाम का उत्कीर्णन, छोटे उत्कीर्ण लेख, धार्मिक सूत्र, मंत्र और मोहरों पर लेखन आदि भी अभिलेखों में ही आते हैं। अभिलेखों में तीसरा प्रकार जो आ जाता है वो है आमजनों की आवाज हो सकती है। इस प्रकार के लेखों की सूची, जैसे कि दान शासन अभिलेख, धार्मिक उपहार और दान दर्ज करना और पूजा के लिए मूर्तियों की प्रस्थापना, अभिषेक, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। इन सब की घटनाओं को दर्ज किया जाता है इन अभिलेखों में। इसके अलावा हमारे पास इसी के अंदर ताम्रपत्र अभिलेख आ जाता है, जिसको ताम्रपत्रों के ऊपर लिखा जाता था। पहली शताब्दी ईस्वी के आखिरी शताब्दी में राजकीय भू अनुदान के अनुरूप में कई हजार ताम्रपत्र अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जो उस समय की जानकारी हमें देते हैं। पूर्व मध्य काल में हमें ढाकन और दक्षिणी भारत से सैकड़ों संख्या में मंदिर, ध्वज स्तंभ निर्माण का वर्णन करने वाले दान शिलालेख भी पाए गए हैं। तो इनके अंदर हमें अधिकतर तांबे के हाथ के बराबर के आकार वाले 2 या 2 से अधिक पत्रों का अनुदान का विवरण मिलता है। ये एक ही नाम है, पत्रों या फिर पत्रों, ये एक ही नाम है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पत्रों वाला अनुदान हमें मिला है। यह विचार सनोबर के पेड़ की छाल या फिर ताड़पत्र की पांडुलिपियों का अनुकरण करता प्रतीत होता है। इसमें पत्तियों को धागों से बांधकर रखा जाता था और उनके ऊपर लेखन किया जाता था। ये खरीद बिक्री, मंदिरों, देवताओं, ब्राह्मणों, लाभकारियों आदियों के भूमि या फिर उपहार दान पर प्रकाश डालते हैं, ये ताम्रपत्र। इसके अलावा हमें अन्य एक और प्रकार मिल जाता है, वीर स्तंभ। वीर स्तंभ में स्मारक शिलाएं, वीर स्तंभों में समाधि स्तंभ, बलि यज्ञ स्तंभ आदि, नायक, शहीद, सती आदि के स्मृतियों के निर्माण के स्मारक अभिलेख मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें पुरालेख मिल जाते हैं। पुरालेखों में कुछ अभिलेख हैं जो उपयोग एवं कार्य हो सकते हैं। वे उनकी मूर्तियों तथा तिथि निर्धारण करने में सहायता करते हैं जिन पर वे अंकित हैं। इसमें प्रतिमा बनाई जाती है शासन वाले की, उसके बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि कनिष्क की उल्लेखनीय, भव्य एवं प्रभावशाली लेकिन बिना सिर वाली मूर्ति की पहचान उसके नाम की मूर्ति के निचले हिस्से पर अंकित होने वाले नाम के कारण हुई। इसमें हमें सिर नहीं मिलेगा, लेकिन इसके नाम से हमें जानकारी मिली है इस कनिष्क मूर्ति की। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी तरह के कुछ और अभिलेखों के बारे में, तो वो आधिकारिक शासकीय अभिलेख और व्यक्तिगत अभिलेख हैं। आधिकारिक में आ जाते हैं इनमें से प्रशस्ति एवं राज्य के द्वारा पंजीकृत ताम्रपत्र अभिलेख शामिल हैं। व्यक्तिगत में इनमें से किसी व्यक्ति, परिवार, संप्रदाय, समुदाय के द्वारा अनुदान किए गए जाने वाले संबंधित दस्तावेज शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अशोक के अभिलेखों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर अभिलेख आ जाता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अभिलेख बनाए थे वो अशोक के समय में बने थे। तो जान लेते हैं सभी अशोक के बनाए गए अभिलेखों के बारे में। अशोक ने क्यों बनवाए थे, किस किस तरह के बनवाए थे, उन सभी की जानकारी हम लेने वाले हैं। 1837 तक अशोक एक प्रसिद्ध शासक नहीं थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल में एक प्रशासनिक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप का सामना एक ब्रह्मी शिलालेख से हुआ। इसमें देवम प्रियम दशी, जो देवताओं का प्रिय इसका अर्थ है, नामक का एक राजा का उल्लेख था। इसकी तुलना श्रीलंकाई ग्रंथ में महावंश में की गई है। यह शीर्षक निकाला गया इससे कि शिलालेख में जो उल्लेखित राजा है वो वास्तव में अशोक ही था। यह इस महान सम्राट के द्वारा शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण निकाय के रूप में अद्भुत ऐतिहासिक खोजों को तीसरी शताब्दी से पूर्व में हमें अशोक के अभिलेखों, उनकी शासन के विभिन्न शासकीय वर्णन में उत्कीर्ण किए गए हैं। हमें ज्ञात सबसे पुरानी पढ़े गए अभिलेख हैं, जो
बहुत सारे अभिलेख उनकी उपलब्धियों के बारे में हैं। ज़्यादातर उन्होंने अपने शब्दों में वे राजकीय आदेश पर लिखवाए गए हैं। कुलीन अभिजात अधिकारी तथा साधारण जनता के सामाजिक, संस्कृति और प्रशासनिक मामलों से संबंधित हैं। इसके अलावा 3 भाषाओं में मिले हैं, प्राकृतिक, यूनानी और आम्राइक। इसके अलावा 4 लिपियां हैं, ब्रह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक में लिखे गए हैं। अशोक ने वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित अपने साम्राज्य के कुछ हिस्सों में अरमाइक और यूनानी लिपियों का इस्तेमाल किया। गांधार क्षेत्र में खरोष्टी लिपि का उपयोग होता है। ज़्यादातर अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, जो उसके विशाल साम्राज्य में फैले हुए थे, जिसका विवरण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में मैसूर के पठार तक फैला हुआ मिलता है। अशोक के अभिलेखों में हमें 14 वृहत शिलालेख और 7 स्तंभ लेख, कुछ लघु शिलालेख मिल जाते हैं। उसके अभिलेख मुख्यतः उसकी धम्म नीति का प्रचार करते हुए उत्कीर्ण करवाए गए हैं। उसके लेखों के स्थल हमें उसके साम्राज्य के विशाल विस्तार का अनुमान लगाने में सहायता करते हैं। उसके वृहत शिलालेख उसके विशाल जो शिलालेख थे, वृहद शिलालेख थे, वो हमें इस तरीके से मिलते हैं। पाकिस्तान में शाहबाजागढ़ी और मानसहार में हमें ये शिलालेख जो है मिले हैं। कलशी और खालसी में हमें मिल जाते हैं, जो कि देहरादून जिला है। काठियावाड़ गुजरात में जूनागढ़ के निकट हमें गिरनार में मिल जाता है। सोपारा महाराष्ट्र में, भुवनेश्वर ओडिशा के निकट धौली में मिल जाता है एक शिलालेख। जोगाड़ गांजन जिला उड़ीसा में मिल जाता है एक शिलालेख हमें। इसके अलावा हमें कुछ स्तंभलेख भी मिले हैं। स्तंभलेखों में दिल्ली उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, लोरिया अरारज और लोरिया ननगढ़, रामपुरवा और सांची वाराणसी नेपाल में हमें ये जो स्तंभलेख हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम कर्नाटक में कई स्थलों पर अशोक के हमें लघु शिलालेख बड़ी मात्रा में मिले हैं, जो कि ब्रह्मगिरी, सीधापुर और जंतिंग, रामेश्वरा और मक्सी जिलों, जो कि रायचूर जिले में हैं, उनमें लघु शिलालेख हमें मिले हैं। अन्य लघु शिलालेख हमें रूपनाथ मध्य प्रदेश, सहसराम बिहार, भैरव राजस्थान यहाँ पर पाए गए हैं। उसके विस्तृत अधिकार सीमा क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए हमें ये शिलालेख महत्वपूर्ण जानकारी और मार्ग प्रदान करते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि साम्राज्य के भीतर विविध मूल संस्कृतियों के लोग रहते थे मिलजुल कर। उत्तर पश्चिम में यौवन कम्बोज के बारे में जानकारी मिल जाती है। राजवंशों के बारे में जानकारी मिल जाती है। पांड्यों, सत्यपुत्रों, श्रीलंका के साम्राज्य जो कि बाहर के राजवंश है, उनका उल्लेख हमें मिल जाता है। इसके अंदर कुछ सीमावर्ती इलाकों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। राजकीय घोषणाओं, साम्राज्य के विस्तार की जानकारी हमें इन्हीं शिलालेखों और अभिलेखों से मिलती है। उनके जीते हुए क्षेत्र और उनके राजकीय चिन्हों के बारे में हमें अशोक के अभिलेखों में विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाती है। पूर्व की ओर साम्राज्य, उत्तर और दक्षिण और बंगाल भी शामिल है। हमें उसके साम्राज्य विस्तार की पूरी कहानी इन्हीं शिलालेखों से मिलती है। इसी प्रकार स्वाभाविक रूप से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक के अधीन मगध साम्राज्य ने उच्चतम विस्तार किया, संगठन और नियंत्रण प्राप्त किया, लेकिन हमें युद्धों के अंत या फिर कम से कम आक्रमणों को टालने के लिए किए गए संचेत प्रयास की भी सशक्त भावना इनमें दिखाई देती है। इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि राज्य की नीति में अहिंसा के सिद्धांत को फैलाना और लागू करना एक अनूठा प्रयोग किया गया था। इतिहासकारों के एक समूह और दूसरे के बीच विवाद एवं असहमति है। एक मत अशोक को अपनी प्रजा के साथ संपूर्ण मानवता के कल्याण से संबंधित लोक परोपकारी पिता के रूप में आदर्श मानता है। इसके विरुद्ध
यह तर्क भी दिया जाता है कि यह धारणा है एक विशाल राज्य को वैचारिक रूप से बांधने के लिए एक जानबूझकर किया गया प्रयास और एक विशाल राज्य को विचारधारण रूप नियंत्रण करने के लिए सिद्धांत साधना की अनदेखी करता है, तो अन्यथा शासित नियंत्रण करने में शायद कठिन साबित होता है। तो ये थे अशोक के अभिलेखों की कुछ जानकारी जो हमें उसके अभिलेखों से मिलती है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो है भारत में अभिलेख किन किन प्रकारों से होते हैं, यानी कि अभिलेख के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने क्या समझा, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।